नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, 10 सार्वजनिक विद्यालय गुब्बीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, 12वां प्रकरण हम देखेंगे। गद्य का प्रकार है रेखाचित्र और गद्य की लेखिका है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली, सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इसमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा हो तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई है। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शांत्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो हम देखते हैं गद्य को विस्तार से। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, यानी कि यहाँ रियासत यानी कि राज्य होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों पर सवारों करने का आधिपत्य था। और इसके अतिरिक्त क्या था कि अंग्रेजों के जो बच्चे थे वे बच्चे छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, यानी कि रानी के यहाँ जो रामा था उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उन ये जो सफ़ेद गधे थे उन पर घूमते देखते थे, किसको? कि अंग्रेजों के छोटे बच्चों को। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। अब यहाँ महादेवी वर्मा है, उनके घर जो रामा है, ये जो भी उनकी उलझन है ये सुलझाने का प्रयत्न करता था। तो यहाँ महादेवी वर्मा को लगता था कि कहानियों में तो ऐसा आता है कि जो अपराधी होता है उसे गधे पर बिठाकर उसे शिक्षा की जाती है। तो यहाँ तो जो अंग्रेज के बच्चे हैं ये लोग तो आसानी से और प्रसन्नता से घूमते रहते हैं, तो ये दंड कैसा हो सकता है? तब रामा उसे क्या कहते थे कि उन्हें विलायत से गधे पर बैठने का दंड देकर भेजा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है
तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। अब एक दिन क्या होता है कि घर के सभी बच्चों को ऐसा लगा कि हमारे पास भी एक घोड़ा तो होना चाहिए, इसलिए तीनों बच्चों ने क्या किया कि बापू जी के सामने मौखिक स्मृति पत्र, जिसे मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा रहना नहीं है तो ये अन्याय की बात है। यदि बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार, यानी कि अन्य बच्चों को, तो हमें भी तो यह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अंगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का शाइस भी रखा गया। अब क्या होता है कि जब तीनों बच्चों ने बाबूजी के आगे मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया, तब क्या हुआ कि बाबूजी ने जब पूछा कि कौन से कलर का आपको घोड़ा चाहिए, तो सफ़ेद रंग की बात जब कही तो महादेवी जी ने क्या कहा कि सफ़ेद रंग का जो टट्टू है ये तो गधा होता है, जिस पर तो सजा दी जाती है। अब इस जो ऐसा जब बोला तो इस ज्ञान के वज्रस्थ स्त्रोत रामा को बापूजी ने डांटा या नहीं ये तो उसे पता नहीं, लेकिन क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। और इतना ही नहीं, लेकिन ये जो बरामदा था ये घोड़े बांधने के लिए तो नहीं था, फिर भी वहाँ उसे लाया गया और वहाँ टट्टू की लाने जाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा भी लगवा दिया गया और मालिश करने तथा खाने पीने के लिए एक छुट्टन नामक शाइस भी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी ने यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। अब जब उसके घर ये छोटे टट्टू को रखा गया तो क्या हुआ कि घर में परिवर्तन हो गया, उसके लिए नौकर रखा गया। और तब रानी ने, महादेवी वर्मा ने ये सोचा कि हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नया करवाया नहीं जाता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इतना तक कि नौकर को भी नहीं रखा गया। नौकर रामा को तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो घर के सदस्य जैसा था। और रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त होने के लिए हमारे साथ एक दरवाजा, एक खिड़की का भी कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि ये जो रानी है उसके प्रति रुष्ट और अप्रसन्न घूमते रहे। लेकिन क्या हुआ कि रामा के पास उसका सब परिचय लिया तो मालूम हुआ कि उसका नाम ताजरानी है। और ताजरानी नाम सुनते ही महादेवी वर्मा के सामने और सभी मित्रों के सामने
ताजमहल का चित्र खड़ा हो गया। और कहानियों में सुना था कि रानियों को निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह शायद ये जो ताजमहल की ताज रानी है उसे निकाल दिया होगा। और ऐसी कल्पना करके उसके मन में जो ईर्ष्या आई थी उसका सारा रोष करुणा से पिघल जाता है और उसके प्रति अपनापन के तरह देखने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा आराम देने का उपाय सोचने लगते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी सभी आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुस्सा, बड़ी काली स्वच्छ आंखें। अब ये जो ताज रानी है उसका वर्णन करते हुए महादेव जी हमें बताते हैं कि वह इतनी सुंदर थी कि उसकी जो छवि थी वो आंखों में आज भी बसी हुई है कि इसका चॉकलेटी चमकदार कलर और खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुस्सा और बड़ी काली और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। अब उसका वर्णन करते हुए महादेवी जी हमें बताती हैं कि उसका जो चॉकलेटी कलर था, उनकी काले स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जो फुला फुला कर चारों ओर से गंध लेती रहती थी और जीभ की झलक भी और गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, ये सब इतना अच्छा था कि ये आकर्षक थी। ऊंचाई के अनुपात से पीठ को चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के लिए में मोर छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अब यह महादेवी जी ये जो ताज रानी थी उसका वर्णन करते हुए कहती है, उनका सारा वर्णन उनके सामने स्मृति पट पर इस तरह से दिखाई देता है कि जिस तरह से अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं, यानी कि अदृश्य स्याही हो जाती है और जब ये हम अक्षर हम पढ़ नहीं सकते तो उसे जब हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि के आगे रखते हैं तो ये अक्षर प्रत्यक्ष होते हैं। इसी तरह आज भी इतने समय बाद भी ये जो ताज रानी है ये स्मृति पट पर उनकी रेखाएं उभर आती हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजे और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। अब ये जो ताज रानी है उस पर उतना उसे लगाव है सभी भाई बहनों को कि वे ये भी सोचते थे कि ये छोटी क्यों नहीं है। अगर छोटी होती तो रोजे और निक्की के समान हमें उसे भी हमारे कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा भी हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। अब संभव नहीं था कि ताज रानी को ये लोग उनके कमरे में ले जा सके, लेकिन अस्तबल बना हुआ बरामदा ये ही उनके लिए अस्तबल यानी कि घोड़ों का आवास बना हुआ जो बरामदा था ये भी उनके लिए वहाँ इतना कार्यालय बन गया कि वहाँ ये लोग घोड़े बनाने के लिए वो बना नहीं था, लेकिन वहाँ जो दीवार थी, खुली अलमारी थी, वहीं पे उनका जो खिलौने वगैरह था ये सब वहाँ पे स्थापित होने लगा, यानी कि वहाँ पे ये लोग रखने लगे। रानी की गर्दन में झुलझुल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अब
अब होता क्या है कि थोड़े ही दिनों में रानी के साथ घर के सभी सदस्यों ने इतना लगाव लग गया कि रानी के गर्दन में झूल झूल कर, कानों और अयाल में फूल खोस कर, बिस्किट और मिठाई खिला खिला कर उसके साथ ऐसी मैत्री कर ली कि रानी भी उन लोगों को देखना चाहती थी और न देखने पर अस्थिर होकर पैर पटकने लगती थी, हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी और सुंदर जिम खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। अब उनकी घोड़ेसवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और उनके लिए घोड़ी, जो छोटी बहन और उनके लिए जीन खरीदी गई और छोटा जो भाई था उनके लिए चमड़े की बनवाई गई, क्यों कि वे गिर न सके और अच्छी तरह से बैठ सके, संतुलन खोने पर भी वो गिर न सके, ऐसी जीन बनवाई गई। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी तो हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर, स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अब बाहर से चबूतरे पर खड़े होकर बारी बारी रानी पर आरूढ़ होते थे। छुट्टन उसके साथ दौड़ता था। सवेरे भाई बहन और रानी की बारी शाम को आती थी, लेकिन ऐसा उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि छुट्टन साथ दौड़ता था, उनको थोड़ी देर बैठाता था, तो ये सब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और उन लोगों को जब स्टूल के सहारे पीठ पर चढ़ते थे तब भी उन लोगों को संतोष नहीं होता था। उन्हें लगता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी परीक्षा लेने लगे। अब होता क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी थी, दोपहर सब सो गए थे, तो सब लोगों ने क्या किया, बच्चों लोगों ने, कि रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े हो गए और उनकी जो नंगी पीठ थी वहां सवारी करने लगे। बारी बारी घूमकर उनकी जो अधूरी शिक्षा थी पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाते। वास्तव में बालक की चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। अब यहाँ महादेवी जी हमें ये बताना चाहती है कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती और ये कहना चाहती है कि बालकों के में जो चेतना है, विभिन्न स्तरों का बोध है, ये सब चेतना का बोध अतः पशु पक्षी और वनस्पति सभी के साथ एक परिवार जैसा हो जाता है, ये यहाँ हमें जताना चाहती है। निक्की रानी की पूंछ में झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन का आसीन। क्योंकि निक्की और रोजी और सभी बच्चे ये सभी एक परिवार जैसे हो गए थे, इसलिए निक्की रानी के पूंछ में झूलने लगती, इच्छानुसार रोजी गर्दन के पर उछल पर चढ़ती और बच्चे सब क्या करते थे कि पीठ पर बैठते और कैसा गर्व लेते थे कि मानो मयूर सिंहासन पर सब लोग बैठे हैं। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़ पर बैठने वाले को वह हल्की दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपनी हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगते ही की संभावना तो नहीं थी, परंतु इससे न जाने इसका स्वाभिमान आहट हो गया था या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। अब एक दिन क्या होता है कि इस तरह से सब लोग घूम रहे थे, तो रानी सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। फिर भी एक दिन हुआ क्या कि जब महादेवी वर्मा जो ताज रानी है उस पर आरूढ़ होती है, तो बैठते ही न जाने क्यों उसके जो छोटा भाई है उन्होंने पतली संटी पैरों में मार दी।
तो उससे यहाँ महादेवी हमें ये भी बताती है कि चोट लगने की तो संभावना नहीं थी, लेकिन शायद उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद घटना याद आ गई, वो तो पता नहीं। लेकिन वह ऐसे वेग से भागती है कि मानो उसे पेड़, नदी, नाले कोई भी दिखाई नहीं देता, और इस तरह से दौड़ती है कि मानो कि नदी नाले सबको उन्हें बांध रखने का कोई संकल्प कर लिया हो। इस तरह से अति वेग से भागने लगती है। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े आए। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुणा पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। अब हुआ क्या कि थोड़ी ही देर में यहाँ महादेवी वर्मा उड़न खटोला, यानी कि हम जानते हैं उड़न खटोला कैसा होता है, लेकिन यहाँ पीठ पर जब ये दौड़ती है तो उसे भी ऐसा ही लगता है, तो ये संभाल कर रखती है, संभाल लिया, यानी कि वे अपने आप को संभाल लेती है। परंतु गिरना तो निश्चित था, ये भी उसे पता है। और जब ये गिरती है तब मानो ये जो ताज रानी है ये वर्तमान में लौट आती है और इसे पश्चाताप होता है। ये पश्चाताप की प्रतिमा की तरह खड़ी हो जाती है। और जब साथियों की चीख पुकार सुनकर सब दौड़े और रानी को बिस्तर पर ज़्यादा दिन तक रहना पड़ा। जब स्वस्थ होकर रानी के पास वे लौटती है तो यहाँ महादेवी जी कहती है कि करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी। तब महादेवी कहती है कि मुझे भी आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने इसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया। अब एक बार क्या होता है कि जन्मदिन पर, यानी कि छोटे भाई के जन्मदिन पर उसकी नानी ने सोने के कड़े भिजवाए थे। तो यह महादेव जी ये कहती है कि हम जो भी नए कपड़े लाते, कुछ भी लाते, तो हम रानी को दिखाना चले जाते थे। तो उसी तरह ये भाई भी अपने कड़े दिखाने ले गया और उनके कानों में पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं लगा। अब शाम को सब भोजन के लिए बैठते हैं, तभी माँ ने देखा कि भाई के हाथ में कड़े नहीं है। तभी पूछताछ के बाद खोज शुरू हुई, लेकिन कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती हुई हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गढ़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय के स्थान पा गई। अब क्या होता है कि जब कड़ों का पता नहीं चलता तब रानी ने क्या किया कि हिनहिनाने लगी और अपने पैरों से खोदने लगी। तब बाबूजी को लगा कि रानी हमें कुछ संदेश दे रही है। तो उन्होंने वहाँ पे गड्ढा खुदवाया। तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ किसी ने गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गढ़ दिए थे। तो यहाँ पे किसी को भी दंड तो नहीं मिला, लेकिन रानी सबके हृदय में अपना स्थान पा गई। एक घटना अपने विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमें रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब क्या होता है कि रानी एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये छोटा बच्चा जब वहाँ देखा तो ये लोग पूछते हैं कि ये बच्चा अब तक कहाँ था। तब जो रामा है, ये रामा उसे इस जीव के बारे में बताता है कि वो तो रानी के पेट में था और दाना चारा खाकर वहाँ पे सो रहा था। तब उसका जो भाई है वो प्रश्न करता है कि क्या अब भी है? तब रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते
और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसे पेट में लेटे रहते हैं। अब क्योंकि ये लोग नादान थे और इन लोगों को पता नहीं था, इसलिए ये लोग विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। क्रोधित क्यों हुए कि ये जो छोटा जीव है ये रानी के पेट में पल रहा था और वहाँ पे खाकर लेट रहा था और रानी हमें दौड़ा रही थी, तो ऐसा तो उसको नहीं करना चाहिए, इसलिए उस पर क्रोधित हो रहे थे। तब भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम और एक बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दो पहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या थी कि और हमारा एक और समस्या की ओर भी ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। अब एक और बात का स्मरण करते हुए रानी जी यहाँ कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब भाई ने कहा कि रानी का पेट हमें चीरना चाहिए, तो वहाँ जो दूसरा बच्चा है उसे भी हम निकाल लें। तब क्या होगा कि तब जो छोटे बच्चे हैं, छोटा जो घोड़ा आएगा, ये दोनों छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में। तो ये प्रस्ताव सब लोगों को अच्छा भी लगा और उन लोगों को साग काटने का चाकू लेकर काटने का आरंभ करने का साहस भी करने का प्रयत्न किया। लेकिन तब उनको ये लगा कि ये भी सुझाव अब सामने आया कि अगर उसका हम पेट काटेंगे तो सिएंगे कैसे। और उन्हें ये भी लगा कि माँ की जो महीन सुई है ये तो सी नहीं सकेगी, और जो बड़ी सुई है यानी कि बड़ा जो सुजा है वो तो कहाँ है कि रामा की कोठरी में है, तो वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते। और ये बात ये लोग टाल देते हैं और कुछ ही दिनों में जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब ये सभी लोग का क्रोध का कोई स्मरण न रहा और ना कोई प्रस्ताव। तो यहाँ रानी जी महादेवी वर्मा, उनकी जो रानी यानी कि उनके जीवन में उनके घर के सदस्य जैसी बनी हुई जो रानी है, उनका स्मरण यहाँ पे हमें करवाती है और इस तरह से पशु पक्षी के प्रति उनका जो लगाव है ये भी हमें यहाँ बताती है।